हमारा घर पृथ्वी प्रीशियस और फॉर्चुनेट प्लैनेट जहाँ जीवन पाया जाता है। हमारा ब्रह्मांड लगभग 20 बिलियन साल पुराना है और इसमें धरती की उत्पत्ति लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हुई। 4 बिलियन साल पहले धरती पर जीवन के आसार नजर आने लगे। धरती पर जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले पानी में हुई। इवोल्यूशन के साथ जीवन पानी से ज़मीन पर आने लगा और जीवन ज़मीन पर फ्लरिश करने लगा। प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन के साथ और वक्त के साथ जैविक विविधता यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बढ़ती गई। डायनासोर्स धरती पर 230 मिलियन साल पहले रहने लगे, जिसे हम जुरासिक पीरियड कहते हैं। लगभग 65 मिलियन साल पहले डायनासोर्स ख़त्म हो गए। अब डायनासोर्स कैसे ख़त्म हुए, इसके बारे में अलग अलग थेरीज है। ज़्यादा प्रचलित थेरी यह है कि जुपिटर और मार्स के बीच से एक एस्ट्रॉयड आया और उसने पृथ्वी की ज़्यादातर बायोडाइवर्सिटी को नष्ट कर दिया। इवोल्यूशनरी टाइमलाइन में आगे मायोसीन इपॉक में लगभग 6 मिलियन साल पहले अफ्रीका में 2 पैरों पर चलने वाले इंसान रहने लगे। बीतते वक्त के साथ मानव ने तरक्की कर ली और वह एज अ सोशल एनिमल रहने लगे, सोसाइटीज़ में रहने लगे और रिश्ते बनाकर रहने लगे। ह्यूमंस का और नेचर का बैलेंस 18वीं सदी के बाद बिगड़ने लगा। 18वीं सदी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स का कंजम्पशन बढ़ने लगा। लैंड एक्विजिशन के लिए जंगल काटे जाने लगे। कन्वीनियंस के लिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाने लगा। बढ़ती पॉपुलेशन से बढ़ते गार्बेज और लीटर लैंडफिल्स में डाले जाने लगी और यही सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमारे एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट बन गई। इस प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हमने पास्ट में भी कई कैटास्ट्रॉफिक चेंजेस का सामना किया है और फ्यूचर में भी करना पड़ेगा अगर हमने अपनी आदतें नहीं बदली। आज हमारे पास मौका है कि हम मर्जी से उन सभी चीज़ों पर रोक लगाएं जो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वरना जब नेचर अपने तरीके से बात मनवाएगा आपको मजबूरी में चीज़ों पर रोक लगानी पड़ेगी और इस दौरान आपको भारी मेंटल और फिजिकल पेन और इमोशनल ब्रेकडाउन्स का सामना करना पड़ेगा। अब ज़रा इस बात को समझते हैं कि फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन कैसे एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट करता है। ज़मीन से निकाला गया कोल थर्मल पावर प्लांट्स में जलाया जाता है। ऑयल ऑटोमोबाइल्स में और इंडस्ट्रीज़ में ईंधन के फॉर्म में जलाया जाता है और इन सभी ईंधनों के जलाने से एटमॉस्फेयर में CO2 रिलीज़ होता है। मतलब जो कार्बन अब तक ज़मीन में फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म में लॉक पड़ा था, हमने उसे एटमॉस्फेयर में डालना शुरू कर दिया और इस तरह से कार्बन साइकिल का संतुलन बिगड़ने लगा। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण वातावरण में छोड़ा गया एक्स्ट्रा CO2 वातावरण में जमा होने लगा और वातावरण का तापमान बढ़ने लगा। अब जानते हैं कि पेड़ काटने से वातावरण पर क्या असर पड़ता है। पेड़ एटमॉस्फेयर से CO2 एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन साइकिल का संतुलन बनाए रखते हैं, लेकिन हमने पेड़ काटने शुरू कर दिए और CO2 का एटमॉस्फेयर से एग्जिट कम होने लगा। लंबी बात को शॉर्ट में समझना हो तो वातावरण में CO2 की एंट्री बढ़ने लगी और एग्जिट घटने लगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी ज़्यादातर क्रूड ऑयल से ही बनते हैं। इस्तेमाल के बाद फेंका गया सिंगल यूज़ प्लास्टिक या तो ज़मीन पानी में हज़ारों सालों तक सस्पेंड हो जाता है या फिर जला दिया जाता है, जो फिर से एटमॉस्फेयर में CO2 रिलीज़ करता है। गार्बेज और सीवेज हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है और क्लाइमेट चेंज में इसका भारी भरकम योगदान है। हमारे घरों से और इंडस्ट्रीज से निकलने वाला सीवेज जब सड़ता है तो ये एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस रिलीज़ करता है। घर से निकलने वाला किचन वेस्ट, शादियों में और अदर फंक्शंस में बचा हुआ खाना, सब्जी मंडी का कचरा और शहर में मरे हुए जानवर, ये सब जब लैंडफिल्स में सड़ते हैं तो ये एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस रिलीज़ करते हैं। लैंडफिल्स में से और सीवेज में से निकलने वाली मीथेन गैस पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड की पोटेंसी मीथेन से कम होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशंस की मात्रा मीथेन से और बाकी ग्रीन हाउस गैसेस से ज़्यादा है और इस कारण कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। आने वाली वीडियोज़ में डिटेल्स में और सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच के साथ समझेंगे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हमारी साइकोलॉजी और वो सभी छोटे छोटे स्टेप्स जो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम हमारे पर्सनल लेवल पर ले सकते हैं अगर हमें भविष्य की चिंता है।